सबसे पहले डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आपका एमसीक्यू होगा। अब देखो ना एमसीक्यू क्या क्या पूछ सकते हैं ये लोग। रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे आएगा, ग्रेचुटी के बारे आएगा, ये सब बताया था। ग्रेचुटी होगा नो होगा, होगा होगा तो 15/26 और नो होगा होगा तो हाफ इनटू एवरेज। डिडक्शन एटीसी एटीडी, टैक्सेबिलिटी, वीआरएस में 5 लाख माफ है, याद है। प्रोविडेंट फंड, कैपिटल गेन, उसका होल्डिंग पीरियड, शेयर्स के केस में आपका होल्डिंग पीरियड अगर 12 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म, 12 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। कैपिटल एसेट बाकी कोई भी हो तो उसके केस में लेस देन 36 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड है तो शॉर्ट टर्म, मोर देन 36 मंथ्स का पीरियड हो तो लॉन्ग टर्म। ऐसे आपके एमसीक्यूज आएंगे और फिर ट्रू और फॉल्स भी आएंगे इसके रिगार्डिंग, तो ये तो हम अलग से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देना, सैलरी के ऑप्शन में सैलरी ही होगा, तो आपको सैलरी का टॉपिक आना जरूरी है। बिजनेस इनकम, क्वेश्चन नंबर 3 बिजनेस इनकम के ऑप्शन में बिजनेस इनकम ही होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखो रेसिडेंशियल है तो स्कोप आएगा साथ में, और क्वेश्चन नंबर 4B में कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी। अब ये हाउस प्रॉपर्टी का कोई भी पार्ट किसी में भी आ सकता है, डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप सैलरी सॉल्व करते हो तो सिर्फ सैलरी नहीं मल्टीपल इनकम्स होंगे, तभी तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बनेगी। और क्वेश्चन नंबर 5 में थियरी आएगा, मल्टीपल वेरियस शॉर्ट नोट्स है। आप थियरी का लॉन्ग आंसर्स मत अटेम्प्ट करना, शॉर्ट आंसर अटेम्प्ट करना। तो 4 अटेम्प्ट करने, 5 मार्क का एक है, तो अच्छे से लिखा तो 4-4 मार्क्स भी मिल सकते हैं, तो इसमें ज्यादा स्कोरिंग होता है। आप कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ध्यान देना, रेसिडेंशियल के साथ अगर स्कोप ऑफ इनकम आया तो सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व करना। मैक्स टू मैक्स 20 मिनट बहुत हो गया इसके लिए, रीड करके सॉल्व करना, ठीक है। जब हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, इतना हमने डिडक्शंस एंड ऑल डिस्कस किया हुआ है तो इजीली आ जाएगा। मैं यहाँ पर अभी आपको डिडक्शन तो नहीं दोबारा सिखाऊंगा, इसका अलग से वीडियो बना है, तो मैंने आपको बोला है वीडियो देखो और उसमें आपका डिडक्शंस कवर हो जाएगा। बहुत सारे डिडक्शन, एटीसी, एटीसीसीसी। अब वेरियस क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं हर क्वेश्चन में उस डिडक्शन के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो पहले ही बता दूंगा, एंड देन फिर मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सो दैट आपका डिडक्शन को रिकैप मिल जाए। जैसे मैंने कहा कि अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम, स्कोप ऑफ इनकम आता है क्वेश्चन, तो पहले इसे अटेम्प्ट करना, 10-10 मार्क का आएगा। तो हम भी पहले रेसिडेंशियल स्टेटस और स्कोप ऑफ इनकम को ही कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4A में अगर जाएं तो देखो, अगर मैं रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करूं तो रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब एक इंडियन पर्सन इंडिया से बाहर जा रहा है, इंडिया में आ रहा है, आते जा रहा है, तो इंडिया में कितने दिन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। वो आज चले गया, 6 महीने के बाद आया, अब वो 6 महीने बाहर था तो हमें उससे मतलब नहीं है, इंडिया में कितने दिन था हमें उससे मतलब है। तो वो डेज के ऊपर हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे। डन, 10 मार्क का बहुत इजी समय। इसे सॉल्व कैसे करना होता है, आपके पास ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन होगा 10 मार्क के लिए। ये वर्किंग नोट याद रखना, आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल 24 को, एंड हो जाएगा मार्च 25। ऐसे रफ में एक वर्किंग नोट बना लेना, लास्ट में आपका एक टोटल के लिए ब्लैंक छोड़ देना। क्वेश्चन रीड करते रहना, बस पता करते रहना विद इन इंडिया कितने दिन था वो, आउटसाइड इंडिया कितने दिन था हमें उससे मतलब नहीं। तो वो हमें डेटा सिर्फ विद इन इंडिया में कितना दिन है हमें सिर्फ वो चाहिए। सॉल्व कैसे करोगे, एसएससी का नाम लिख देना पहले, लीगल स्टेटस इंडिविजुअल, आपका प्रीवियस ईयर 24-25 है, और असेसमेंट ईयर आपका 25-26 है। चलो ठीक है। पहला कंडीशन आपका डिटर्मिनेशन कर रहे हैं हम रेसिडेंशियल स्टेटस, इसमें रेसिडेंट है या नहीं,
ये तो आपको ए या बी से पता चलेगा। इसे हम कहते हैं बेसिक कंडीशन 6(1). कंडीशन पहला कहता है कि इंडिया में वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज से अगर ज्यादा है तो वो रेसिडेंट है। He should be in India for a period of 182 days or more in the previous year. अगर ये 183 डेज है तो भाई ये तो बन गया रेसिडेंट। तो फिर आप बी कंडीशन क्यों चेक करोगे जब ए से ही पता चल गया। मान लो ये 180 डेज है तो भाई ये तो रेसिडेंट नहीं हुआ, तो सेकंड कंडीशन देखना होगा। देखो यहाँ पर सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप इंडिया के हो, आपके पास पासपोर्ट इंडिया का है तो आप सिटीजन इंडिया के हो। अगर कोई फॉरेनर है, वहां का सिटीजन है, वहां का पासपोर्ट है, बट वो भी अगर इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहता है तो वो उस पर्टिकुलर ईयर में इंडिया का रेसिडेंट कहलाया जाएगा। उसे इंडिया के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन से 180 हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मेरे पास दूसरा कंडीशन है। अगर ये क्रॉस होता है कंडीशन तो ये रेसिडेंट है। कहते हैं पहली बात तो प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज से ज्यादा होना चाहिए। मान लो 64 डेज है, हाँ है, बट इसके साथ में एंड लिखा है, ये भी फुलफिल होना चाहिए। चलो यहाँ पर 60 दिन क्रॉस हो गए, 64 डेज है, तो अब प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 4 साल में अगर वो 365 डेज है तो मान लो ये 366 डेज है, तो दोनों बी कंडीशन का दोनों फुलफिलमेंट हो गया, प्रीवियस ईयर का 60 से ज्यादा और उसके पिछले 4 साल में 365 डेज से ज्यादा। तो यस, ये रेसिडेंट है। इधर ए या बी से आपको इसे रेसिडेंट फाइंड आउट करना होगा। बट ए या बी सॉल्व करते वक्त आप जरा ध्यान देना सी वाली कंडीशन। पहली बात तो अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है तो आप बी कंडीशन नहीं चेक करोगे। अगर वो शिप पे एज ए क्रू मेंबर काम कर रहा है तो आप बी कंडीशन नहीं चेक करोगे। अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और इंडिया विजिट कर रहा है तो भी आप बी कंडीशन चेक नहीं करोगे। इन तीनों के केस में सिर्फ आपके पास पहला ही कंडीशन है जिससे आप पता कर सकते हो वो रेसिडेंट है या नहीं। डन सर, चलो मान लिया हमने ये कंडीशन से वो रेसिडेंट है, तो अब क्या, अब आप एडिशनल कंडीशन में जाओगे। पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए और पिछले 7 साल में, पिछले 7 साल मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 को छोड़ के उसके पिछले 7 साल में वो कम से कम 730 दिन होना चाहिए। याद रखो, जब ये फुलफिल होगा तो ही हम ये कंडीशन पे जाएंगे। चलो वो फुलफिल हो गया। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तभी ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी होगा। सर ए फुलफिल हुआ, बी नहीं हुआ, तो ये नॉट ऑर्डिनरी है। रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी। सर दोनों फुलफिल नहीं हुआ, रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी है। बस आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। फॉर्मेट याद करना आपका काम यही है। अगर फॉर्मेट याद किया, सम बहुत सिंपल है। लास्ट में जो आएगा फैसला, मान लो रेसिडेंट है और ये फुलफिल नहीं है, तो मैं कंक्लूजन में लिख दूंगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। सर ये फुलफिल हुआ, ये फुलफिल नहीं हुआ, तो मैं लिखूंगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। अगर मान लो यहाँ पे रेसिडेंट का फुलफिलमेंट होता है और ये भी फुलफिल होता है तो मैं लिखूंगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी। सर यही फुलफिल नहीं हुआ तो यहाँ पे तो जा ही नहीं सकते, तो ये नॉन रेसिडेंट इंडियन हो गया। ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। तीनों में से कोई एक कंक्लूजन तो दिया जाएगा। डन। मैं एक सम इसका सॉल्व करता हूं और एक सम स्कोप ऑफ इनकम का करता हूं। पहले यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, मिस्टर राहुल हु इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, मतलब वो पैदा हुआ है, जब से पैदा हुआ है इंडिया में ही है, मतलब पिछले 10 साल 7 साल मतलब इंडिया में है। born and brought up in India and an Indian citizen, went for further studies to USA on 1 मार्च 2020 में चले गया था। हम तो 2024 की बात कर रहे हैं, तो अगर वो 2020 में इंडिया से चला गया है तो 20, 21, 22, 23 पता नहीं कब इंडिया में आया है।
एंड केम बैक टू इंडिया ऑन 1 अक्टूबर। हाँ, ये अभी हमारे मतलब का काम बना। वापिस कब आता है? 1 अक्टूबर 24 में, मतलब अक्टूबर 24 को आया। इसका मतलब सितंबर, अगस्त, जून, जुलाई, मई, अप्रैल वो नहीं था इंडिया में, तो ये तो हम पहले ही डैश कर देंगे, बराबर। 1 अक्टूबर को आया, मतलब यहाँ पे है, वो कितने दिन है वो पता नहीं अभी तक, बस इतना पता चलेगा कि 1 अक्टूबर को इंडिया में आया। एंड सिंस देन ही इज इन इंडिया। अरे क्या बात है, मतलब अक्टूबर 31 डेज का मंथ है, नवंबर 30 डेज का है, दिसंबर 31 डेज का है, जनवरी 31 डेज का है, अब ये है आपका 28 डेज का मंथ फरवरी। अगर लीप ईयर होगा तो 29 डेज का। आप लोग को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप 2024-25 का सॉल्व कर रहे हो तो आपका लीप ईयर नहीं है, ये 28 डेज ही रहेगा। और 31 मार्च, मतलब 31 मार्च के 31 दिन, ये दिन था वो। जरा ये टोटल करके बताओ मुझे कितने दिन था वो इंडिया में। 182। डन, टोटल 182 आ गया। चलो अच्छी बात। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या नाम था इसका? मिस्टर राहुल। नाम तो सुना होगा, मिस्टर राहुल। डन। He should be in India for 182 days in the previous year. Yes, 182 days है, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया, बराबर। ये क्या था? स्टडीज के लिए गया था, बराबर, एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ी गया था। और वैसे भी मैं पहली कंडीशन चेक कर रहा हूँ, तो ये मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। बी कंडीशन हमारे लिए रेसिडेंट हो गया, तो मैं कंक्लूजन में जाके लिखूंगा फिलहाल रेसिडेंट। अब ये ऑर्डिनरी है या नहीं है अभी हमें पता नहीं, तो जरा ध्यान दो। पिछले 10 साल की बात हो रही है ना। अगर मैं 2024-25 का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो पिछले 10 साल, तो यहाँ पे आ गया 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी आगे मुझे 10 साल 7 साल की जरूरत है ना। पिछले 10 साल प्रीसीडिंग ईयर को छोड़ के, पिछले 7 साल प्रीसीडिंग ईयर को छोड़ के, तो 10 और 7 साल की जरूरत है। तो देखो 23-24 में तो यूएसए में था वो, 22-23 में वो यूएसए में था, 21-22 में वो यूएसए में था। गया कब था? 1 मार्च। तो 2021 में भी वो इंडिया में नहीं था। यहाँ पे था, 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 और यहाँ पे था। कितने साल? 6 साल। तो पिछले 10 साल में, पिछले 10 साल में क्या वो 2 साल रेसिडेंट था? हाँ भाई, वो तो 6 साल था। तो भाई ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6 इयर्स। ये तो सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। भाई ऑर्डिनरी होने के लिए बी कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। क्या वो 730 दिन था? अरे आराम से था पिछले 7 साल में। 7 साल मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब मान लो अगर ये 365, 365, 365, यहाँ तक का ही 7 साल चाहिए। क्या ये तीनों को ऐड करके 730 दिन क्रॉस हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं ना? कितना हो रहा है जरा बताओ। हाँ, मोर देन 1000 ईयर्स, मोर देन 1000 ईयर्स था वो, 1000 डेज। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो अगर ए और बी दोनों सेटिस्फाई है तो ये क्या हो गया? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। डन। चलो एक काम करते हैं, एक और सम ले लेते हैं सो दैट आपका ग्रिप बने इसमें, एंड देन फिर हम स्कोप ऑफ इनकम को लेते हैं। चलो मिस्टर राजेश, मैं पहले नाम लिख देता हूं। यहाँ पे आ गया मिस्टर राजेश। नाम सुना है?
हाँ, कंप्यूटर के सर। मिस्टर राजेश कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार इंडिया आ रहा है, मतलब इससे पहले वो इंडिया में नहीं था। फर्स्ट टाइम आया 10 अप्रैल 2020 को, हाँ उससे पहले नहीं था, मतलब 2020 से तो इंडिया में है। ही स्टेज इन चेन्नई, अब वो कहाँ का है मुझे उससे मतलब नहीं है, बस इतना हमें पता है कि वो इंडिया में था। डन। ही स्टेज इन चेन्नई अप टू अप्रैल 10 2024। अप्रैल 10, जिस दिन इंडिया में था या जिस दिन इंडिया से जा रहा है वो इंडिया ही काउंट होगा, इसका मतलब वो अप्रैल के 10 दिन तो था। उसके बाद एंड देयर आफ्टर शिफ्ट टू मुंबई, ए भाई चेन्नई और मुंबई इंडिया में ही है ना, फिर वो मुंबई में आ गया। ही डिपार्ट फ्रॉम मुंबई फॉर हिज नेटिव कंट्री यूएसए 10 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर के 10 दिन रहा और फिर चले गया। ध्यान देना, अभी अक्टूबर के 10 दिन था फिर चला गया। डन। मतलब यहाँ पे वो चेन्नई में था, उसके बाद इंडिया में ही था ना, भले मुंबई में था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 10 दिन इंडिया में था, ये तो चेन्नई से मुंबई आया है, मतलब अप्रैल के पूरे दिन था वो, अप्रैल के 30 दिन था वो। मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31 और सितंबर 30, ये सब डेज वो इंडिया में था। डन। चलो फिर इसका टोटल कर दो। 193, अगर 193 है तो ये 182 से ज्यादा है, 193 डेज, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। डन। ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये कौन है, रेसिडेंट। अब ये ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है वो तो एडिशनल कंडीशन 6 से पता चलेगा। पिछले 10 साल और 7 साल का डेटा चाहिए मुझे। वो पहली बार कब आया, 2020 में, उससे पहले तो वो इंडिया में नहीं था, मतलब 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, प्रीवियस ईयर 24, 25 के पहले, तो 23, 24 इंडिया में था, वो अप्रैल 2020 में आया है। अगर मैं यहाँ पे देखूं 22, 21, 20, तो ये 21, 22, 23, इसके पहले वो इंडिया में नहीं था। डन। वो ये सारे ईयर्स इंडिया में था, तो 4 साल हो गए, 1, 2, 3, 4। हमें 10 साल का देखना था, हम 10 साल नहीं देख सकते, हम 7 साल नहीं देखते, लेकिन 4 साल तो था। तो 4 साल में ऑब्वियस सी बात है, वो अगर इंडिया में था तो रेसिडेंट 2 साल तो है ही है, तो ये तो 2 साल की कंडीशन में 4 साल फुलफिल कर रहा है। तो हमें चेक करना था पिछले 10 साल में क्या वो 2 साल रेसिडेंट था, भाई ये तो 4 साल रेसिडेंट था। तो ये अब चाहो तो यहाँ पे सेटिस्फाई, सेटिस्फाई लिख सकते हो। डन। और पिछले 7 साल में क्या 730 दिन था, पिछले 7 साल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनमें से सिर्फ यही डेटा वो इंडिया में था। 365 इंटू 4 करो, अगेन 1000 क्रॉस हो रहा है, तो अगर 1000 क्रॉस हो रहा है तो ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई। डन। इसका मतलब कंक्लूजन आ गया, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। डन। मैंने आपको 3 तरह के रेसिडेंट बताया, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, और एनआरआई। डन। अभी तक हमने 2 सम सॉल्व किए जिसमें दोनों केस में वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी था। अब एक बार स्कोप ऑफ इनकम लेते हैं एंड देन फिर हम लोग रेसिडेंट वाले सम दोबारा करेंगे। चलो, व्हाट इज स्कोप ऑफ इनकम। स्कोप ऑफ इनकम मतलब ये एक पर्सन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है,
अपना बिजनेस इंडिया से कंट्रोल कर रहा है और बिजनेस किसी फॉरेन कंट्री में, इंडिया में बैठा है, कंट्रोल इंडिया से कर रहा है और बिजनेस किसी फॉरेन कंट्री से, वहां से पैसा कमा रहा है। ये इंडिया में बैठ के इंडिया में भी बिजनेस कर रहा है, वहां से भी कमा रहा है, या कुछ सैलरी से कमा रहा है, कहीं से कुछ भी करे पैसा कमा रहा है इंडिया से, और ये फॉरेन से भी पैसा कमा रहा है। देखो मैंने 3 अलग अलग सिनेरियो बताया, फॉरेन में पैसा कमा रहा है, इंडिया में भी पैसा कमा रहा है, और बिजनेस इंडिया में कंट्रोल करके भी पैसा कमा रहा है। डन। तो ऐसे केस में अगर ये पर्सन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी है, और एनआरआई है, तो अगर ये तीनों कैटेगरी के लोग अगर एक पर्टिकुलर इनकम, ऐसी इनकम कमाए, तो वो इनकम किसे टैक्सेबल होगी, इन तीनों में से किसे टैक्सेबल होगी, यही बताना है हमें स्कोप ऑफ इनकम। अगर आप मेरे बताए गए ये कंडीशन को ध्यान में रखते हो तो आप ये सम इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैंने बताया 3 कैटेगरी के लोग होंगे और इस तरह की आप इनकम कमाओगे। डन। पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं, अगर आप इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हो तो भैया आप कोई भी हो, आपको टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर। अगर आप पास्ट का कोई प्रॉफिट इस साल लेके कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो जो अनटैक्स था, वो भी इधर तीनों कैटेगरी में कंसिडर नहीं होगा। तो 2 चीजें याद रख लो। पहले एग्रीकल्चर इनकम, ध्यान देना मैं एग्रीकल्चर इनकम इंडिया की बात कर रहा हूँ, किसी और कंट्री का एग्रीकल्चर इनकम होगा तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, सिर्फ इंडिया का एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में माफ, और कोई भी पास अनटैक्स प्रॉफिट होगा तो वो भी यहाँ पे एग्जम्प्ट कंसिडर नहीं। याद कैसे रखना है, कोई भी पैसा, एनी इनकम रिसीव इन इंडिया, एक्रू और अराइज इन इंडिया, इंडिया में कमाया, या इंडिया में मिल रहा है, या इंडिया में मिलने वाला है, तो वो तीनों कैटेगरी में टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम, अभी इसको मैं और एक तरीके से बताऊं, इंडिया में पैसा आए या इंडिया से पैसा जाए, बिना टैक्स लगे किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। अब तीनों कैटेगरी में कोई भी हो तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। दूसरी बात, और एक इजी तरीका, आपके सेंटेंस में इंडिया आ गया तो तीनों को टैक्स हो, आपके सेंटेंस में इंडिया आ गया तो तीनों में टैक्स हो। बट एक चीज याद रखना, वर्ड क्या है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। मैंने क्या बोला, वर्ड इंडिया आ जाए तो तीनों में टैक्सेबल कर देना, ठीक है, बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होगा और बिजनेस किसी और कंट्री में है, याद रखो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो आपके सिर्फ पहले 2 केस में टैक्सेबल होगा, तीसरे केस में टैक्सेबल नहीं होगा अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो। डन। एनी अदर इनकम विच एक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड एक कंट्री से कमाया दूसरी कंट्री में मिल गया, इंडिया है ही नहीं, तो सिर्फ पहले कैटेगरी में टैक्सेबल होगा, बाकी दोनों कैटेगरी में टैक्सेबल नहीं। याद कैसे रखेंगे, सेंटेंस में वर्ड इंडिया दिखा तो तीनों में टैक्सेबल, लेकिन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया बोला तो पहले 2 में टैक्सेबल, इंडिया वर्ड नहीं है तो पहले केस में टैक्सेबल। क्लियर है। वापिस एक लास्ट बात, इंडिया वर्ड आया सेंटेंस में तो तीनों में टैक्सेबल, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया बोला तो पहले 2 में टैक्स, इंडिया वर्ड नहीं है तो पहले 1 में टैक्सेबल। डन। और अगर एग्रीकल्चर इनकम पास अनटैक्स प्रॉफिट है तो इग्नोर कर देना। देख, एग्रीकल्चर इनकम दूसरे कंट्री से अगर बोला नहीं है रिसीव इन इंडिया, सिर्फ दूसरे कंट्री का है तो पहले केस में टैक्सेबल, लेकिन वो इंडिया में रिसीव हुआ है तो तीनों केस में टैक्सेबल। अब इन्होंने देखो क्या बोला, पहले लास्ट लाइन पढ़ते हैं, बोलते कंप्यूट हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 एज्यूमिंग ही इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, ही इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। मतलब वो बोलते हैं कि भाई हमें सिर्फ पहले 2 केस का ही बताओ, तीसरा मत बनाओ, ठीक है। तो अगर तीनों में टैक्सेबल है तो अरे हम तो ये बना ही नहीं रहे, तीनों में क्या टैक्सेबल, आप अपना वही याद रखना टीटीटी, या इसको मैं क्या बोलता हूँ, इंडिया वर्ड आ गया तो टीटीटी, मतलब तीनों में टैक्सेबल। कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो मैं बोलूंगा टीटी, इंडिया वर्ड नहीं है तो मैं बोलूंगा सिर्फ टी। डन। तो चलो ये देखते हैं, यहाँ पे बोला मिस्टर सुरेंद्र
has earned the following income during the previous year 31st March 25 में 10 मार्क का सम है. रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पुणे, रिसीव इन जापान. इंडिया में प्रॉपर्टी है, पैसा जा रहा है इंडिया से. क्या इस सेंटेंस में इंडिया है? हाँ जल्दी बोलो. पुणे किधर है? बांग्लादेश में है क्या? पुणे इंडिया ही है ना. तो ऐसा समझना होगा कि ये तो आपको ध्यान देना होगा. ठीक है, पुणे बोल दिया, महाराष्ट्र बोल दिया, मुंबई बोल दिया. ठीक है, नेपाल बोला तो नेपाल इंडिया में है ना? नहीं है ना. हाँ, नागालैंड, नागालैंड इंडिया में नहीं है. नागालैंड इंडिया में, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, सेवन सिस्टर्स. हाँ, ये सब तो हमको पता ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे. तुमको इंडिया के स्टेट से नहीं पता है. ठीक है, तो भाई फिर इसमें तो मैं क्या, भगवान भी तुम्हारा मदद नहीं कर पाए. वर्ड इंडिया आ गया तो आ गया हमारा आंसर टी टी टी. दो ही करना है तो इसे छोड़ देना. डन. उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस पेन में है. कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, टी टी डबल टी, लास्ट में नहीं है, हम वैसे भी बना नहीं रहे. सैलरी अर्न एंड रिसीव इन बांग्लादेश, क्या वर्ड इंडिया है? नहीं है इंडिया वर्ड, तो सिंगल टी. सेकंड वाले में डैश. पर प्रोफेशनल फीस रिसीव इन इंडिया, क्या सेंटेंस में इंडिया है? तो टी 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 पहले केस में, लास्ट केस में नहीं है. इंटरेस्ट रिसीव इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नागपुर, क्या नागपुर इंडिया में है? तो टी 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 लास्ट में नहीं है. पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, भाई इसको तो इग्नोर कर दो. एग्रीकल्चर इनकम इंडिया, रिसीव कहां से हो रहा है वो छोड़ दो. इंडियन एग्रीकल्चर है तो ना ये आएगा ना ये आएगा. डिविडेंड फ्रॉम अमेरिकन कंपनी रिसीव इन रोम, क्या इसमें इंडिया वर्ड है? तो सिर्फ सिंगल टी आएगा. डन. तो अभी इसे सर सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप इस तरह से अपना स्टेटमेंट बना देना. मैंने तीनों बना दिए, आपको ये वाला पार्ट नहीं बनाना. ठीक है, तो अगर आपको टीटीटी वाला फंडा याद है तो ये लास्ट वाले में आपको पता ना, ये दो ही बनाने. तो अगर नहीं दिमाग चल रहा है तो ये भी बना लो, इधर पेंसिल से लिखना, बाद में रफ कर देना, ऐसा कर लो. या ये बनाना ही नहीं, वो तुम्हारी विश जैसा. मैं तुमको तीनों केस के हिसाब से सॉल्व करा दिया. आपको ये दो पूछा है तो यही दो सॉल्व करना. ठीक है, चलो आई होप आपको ये क्लियर है. और लास्ट में इसका टोटल कर देना. अगला क्वेश्चन. मिस्टर तुषार अर्न इनकम प्रीवियस ईयर 31st March 25, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पुणे, कंट्रोल्ड फ्रॉम. अब वो कंट्रोल वाला फंडा याद नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. तो ये कंट्रोल वाला फंडा याद मत करो. क्या स्टेटमेंट में इंडिया है ना? तो क्या आएगा आंसर हमारा? टी टी टी. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश, सिंगल टी. इंडिया नहीं है तो सिंगल टी, पहले वाले में आएगा, बाकी दोनों में डैश. इनकम फ्रॉम हाउस इन नासिक, रिसीव इन लंदन, क्या इंडिया वर्ड है? तो तीनों केस में टैक्सेबल. प्रोफेशनल फीस अर्न इन इंडिया, रिसीव इन श्रीलंका, इंडिया वर्ड है, तो तीनों केस में टैक्सेबल. रॉयल्टी फ्रॉम कंपनी इन जापान, रिसीव इन यूके, क्या इंडिया है? तो ना इंडिया से पैसा आया, ना इंडिया से गया, ना इंडिया में आया, सिंगल टी. इंटरेस्ट रिसीव टू एबीसी बैंक न्यूयॉर्क ब्रांच, कोई तो बोलती कोई एबीसी बैंक है और न्यूयॉर्क में पैसा मिल रहा है, इंडिया नहीं है तो सिंगल टी. मैं अभी बता रहा हूँ, इधर कंफ्यूज हो रहा है. अगर केस किसी को वैसे होना नहीं चाहिए, इतना सिंपल तरीका बताया, तो थोड़ा आगे जाके चेक कर लेना मैंने क्या बताया, कैसे वो टी यूज करने बोला था यहाँ पे. डन. चलो तो आगे बढ़ते हैं. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूके, कंट्रोल फ्रॉम मुंबई. अगर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया बोला है तो डबल टी, तीसरे वाले में नहीं आया. अमाउंट ब्रॉट इन इनटू पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, ये तो करो इग्नोर. अब पूछा क्या है?
रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट। आपको सिर्फ ये दो पूछा है, ये नहीं पूछा, तो आप जैसा चाहो बनाओ, तीनों बना दो और इधर लिखना ही नहीं फिर, ठीक है। चलो ये सिंपल तरीका रहेगा सॉल्व करने का। एक और देखते हैं। Mr. Kamlesh earned the following income during the previous year. Income earned in India but received in Paris. क्या आएगा? क्योंकि इंडिया वर्ड आ गया, टी। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूके कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, डबल टी, तीसरे वाले में नहीं आएगा। उसके बाद सैलरी अर्न एंड रिसीव इन दुबई, सिंगल टी क्योंकि इंडिया वर्ड नहीं है। उसके बाद रेंट फ्रॉम हाउस इन पुणे, टी इंडिया वर्ड है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल फ्रॉम श्रीलंका, ये अभी कंट्रोल फ्रॉम इंडिया बोला है तो टी देखते, डबल टी देखते हैं, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस हमारे काम का नहीं है। बिजनेस कहाँ पे? तो इंडिया से या तो पैसा जाएगा या तो इंडिया में पैसा आएगा, तो इंडिया वर्ड है तो टी। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, तो भैया ये तो डैश कर देना या तो लिखो ही मत। उसके बाद सेविंग बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेरिस ब्रांच, मिला कहाँ पे? पेरिस में, तो सिंगल टी। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन आयरलैंड, इंडियन एग्रीकल्चर नहीं है तो ये आयरलैंड का है, सिंगल टी, इंडिया वर्ड नहीं। तो देखो यहाँ पे मैंने पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट को डैश 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 कर दिया। पूछा क्या था? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, ये दो ही पूछे तो भले लास्ट वाला लिखना ही नहीं, डन, या तो बनाओ ही मत, जैसे तुम्हारी विश हो। चलो तो अभी हमने स्कोप ऑफ इनकम का आइडिया ले लिया, अब हम लोग हमारे रेसिडेंशियल स्टेटस को पूरा कंप्लीट करते हैं। चलो अब देखो ये कितने छोटे छोटे सम्स आ रहे हैं, आपको कोई डाउट है? मिस्टर विनय, तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ मिस्टर विनय। चलो अब ये याद रखना 2024, 25, 2025, 26 है, डन। चलो मिस्टर विनय इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया 11 दिसंबर 2024, 11 दिसंबर 2024 को जा रहा है, मतलब 11 दिन रह के गया, डन। तो उससे पहले इंडिया में ही था ना, जा रहा है तो उससे पहले इंडिया में था। अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30। वो नकल वाला याद है ना, जनवरी से शुरू होता है, ऊपर है तो 31, नीचे है तो 30। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जा रहा है, वर्क्स एज एन ऑफिसर ऑफ ए कंपनी स्लोवेनिया में। ये एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है। वेंट अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर ये एप्लीकेबल हो गया तो ये कंडीशन आप नहीं देख सकते, ये रेसिडेंट है या नहीं, तो ये तो आपको पहली कंडीशन से ही देखना होगा। फिर उसके बाद डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, तो ये इतने दिन नहीं था, वो चला गया। जरा टोटल करके बताओ क्विक एकदम, कितना? पक्का 255, 255, हाँ। चलो तो फिर ये हो गया 182 डेज से ज्यादा, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। पहली बार इंडिया से जा रहा है तो क्या वो पिछले 10 साल में 2 साल रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा? होगा, तो ये सेटिस्फाई।
रिमार्क सेटिस्फाई, क्या वो पिछले 7 साल में 730 दिन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो भाई ये कौन है? ये कौन है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। हाँ ये मस्त दिया भर भर के, ठीक है। मिस्टर पीटर इज अ यूके सिटीजन। भाई किधर का सिटीजन है हमें उससे कोई लेना देना नहीं। प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा है तो तुम रेसिडेंट हो, टैक्स भरना पड़ेगा इंडिया में। मिस्टर पीटर। डन। ओके। ही केम टू इंडिया 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 25 पहली बार आ रहा है, मतलब वो इस साल में केम टू इंडिया 1 जनवरी 25। तो इसका मतलब उसके पहले तो वो इंडिया में नहीं था इस साल। और उसके बाद पिछले अर्लियर प्रीवियस ईयर के पहले का डेटा दिया, मतलब उसके बाद अगर वो 1 जनवरी को आ रहा है तो जनवरी भी इंडिया में है, फरवरी भी है, मार्च भी है, इसके आगे भी है, अभी हमें नहीं पता कब तक है, हमें तो मार्च तक का डेटा चाहिए। तो जनवरी 31 डेज है, फरवरी 28 है, मार्च 31 है, टोटल 90। डन। और उसके बाद, अरे ये तो ठीक है, उसके बाद 24 25 हमारा प्रीवियस ईयर है, इसका मतलब 23 24 22 23 21 20 21 22 ये आपको डेटा दिया 1 2 3 4 5 6 7 साल का, ठीक है। फाइंड आउट द रेसिडेंशियल स्टेटस। पहले तो मैं गया, अब ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था, ये तो इंडियन था ही नहीं, ये तो इंडिया में आ रहा है। 90 डेज नॉट सेटिस्फाई, बराबर। फिर तो मेरे पास यही बचा, क्या वो 60 डेज था प्रीवियस ईयर में? अरे सर वो तो 90 डेज था। चलो ये तो हो रहा है। डन। अब पिछले 4 साल में प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 4 साल में क्या 365 डेज था? तो 1 2 3 4 प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 4 साल में कितने दिन था जरा बताओ? 500। तो लो भाई, कैसे ना कैसे करके इसे हमने रेसिडेंट बनाया, रेसिडेंट तो बन गया। अब ऑर्डिनरी है या नहीं है? पिछले 10 साल में 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब 182 डेज क्रॉस होना चाहिए पिछले 10 साल में। मेरे पास तो 7 साल का डेटा है, क्या ये 182 से ज्यादा है? हाँ। क्या ये 182 से ज्यादा है? नहीं। 182 नहीं। 199, हाँ 2 साल हो गए ना, ये 182 से ज्यादा है, 3 साल हो गए, तो क्या वो 2 साल से ज्यादा रेसिडेंट था? हाँ। तो ये तो भैया सेटिस्फाई हो गया। अब पिछले 7 साल में क्या वो 730 दिन था? आपने ये कैलकुलेट किया, 500 500 में ये भी जोड़ दो, कितना हो गया? मतलब तेरे कहने का मतलब ये 400 है। वही, मतलब 400 और 500, तू 900 बोला ना, तो ये दोनों को मिला के ठीक है 900। तो ये 730 दिन भी क्रॉस कर रहा है। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई। तो भाई ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है।
क्लियर? चलो, हमने अभी तक हमारा रेसिडेंट और स्कोप ऑफ इनकम कवर किया, ठीक है। फिर आप कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, कैपिटल गेन कैसे आएगा। कैपिटल गेन देखते हैं अब हम पहले। चलो, कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी ऐसे सम्स आएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 4B में। अभी देखो सैलरी बीजीबीपी, इसको अच्छा खासा टाइम लगेगा, इसके लिए उसको बाद में लेते हैं। जो छोटे मोटे सम है उसे हम लोग पहले कवर करते हैं। कैपिटल गेन क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे एक पर्सन है, उसके दादाजी सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए और इस गधे ने क्या किया, वो प्रॉपर्टी को बेच दिया, ठीक है। इस पर्सन को बेच दिया, तो इसे तो कैपिटल गेन आया। तो बोलोगे सर ये तो प्रॉफिट हुआ ना। इस केस में जब प्रॉपर्टी को बेच के आपके पास पैसा आता है और वो कितने में प्रॉपर्टी खरीदी थी दादाजी ने, कितने में बेची, तो भाई उस पे जो फायदा होता है उस फायदे को आप प्रॉफिट नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हो आप? कैपिटल गेन। और देखो ना, ऐसा एग्जांपल मानते हैं दादाजी ने प्रॉपर्टी खरीदा था 2010 में प्रॉपर्टी खरीदा, मान लो 20 लाख में, और 2024-25 ने पोते ने प्रॉपर्टी को बेच दिया 1 करोड़ में। देखा जाए तो एक नॉर्मल इंसान की समझ के हिसाब से बात करें तो 80 लाख का फायदा हुआ। वो बात अलग है कि बस ये 20 लाख को आज की वैल्यू पे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको एक्चुअल मालूम पड़ेगा कितना फायदा है। मैं नॉर्मल टर्म्स में बता दिया कि वो बाद में देखें कैलकुलेशन, कि भाई देखा जाए तो मोटा मोटा इससे 80 लाख का फायदा। गवर्नमेंट बोले कि आ जाओ साइड में, इसके ऊपर टैक्स दो। ये देख रहे हैं, इसकी शक्ल थोड़ी सी परेशान लग रहा है, हाँ? और यहाँ ये खुश हो गया। क्यों खुश हुआ? पहले उदास क्यों था? 80 लाख के ऊपर टैक्स भरना है। फिर इसे याद आया, इसे किसी ने बताया, मेरे जैसे पर्सन ने बताया कि भाई वो 80 लाख को इन तीनों में से कहीं पर इन्वेस्ट कर दो तो उतनी अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं भरना है। ऑब्वियसली लॉकिंग पीरियड होगा उतने सर्टेन ईयर्स के लिए। मैंने बोला एक काम करो, 80 लाख में से 80 लाख की प्रॉपर्टी खरीद लो, कोई टैक्स नहीं भरना है। बोलते 80 लाख तो मुझे मिले, मैं 60 लाख की प्रॉपर्टी खरीद लूं। मैं खरीद ले, लेकिन जो डिफरेंस 20 लाख तो अपने पास रख रहा है उसके ऊपर तो टैक्स भरना पड़ेगा। बोलते नहीं मैं टैक्स भरना ही नहीं चाहता। मैं फिर पूरे 80 लाख की प्रॉपर्टी खरीद। अब जितना तो इन तीनों में इन्वेस्ट करेगा उतना ही टैक्स एग्जम्पशन हो जाएगा, बाकी के ऊपर तुझे टैक्स भरना होगा। बोलता चलो ये तो ठीक है, ये एक स्कीम समझ गई मुझे। वो बोलता और क्या स्कीम है? मेरा नेशनल हाईवे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें आप उसके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दो, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर दो। तो गवर्नमेंट कहती है कि चलो जितना आपने इन्वेस्ट किया वो साइड में कर दो, बचे हुए के ऊपर टैक्स भरो। अगर आप पूरा पैसा इन्वेस्ट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको कोई टैक्स नहीं भरना होगा। लेकिन ये कार्य 2 साल के अंदर अंदर कर दो, नहीं तो फिर आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा अगर आप 2 साल के बाद यहाँ पर कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो। ये समझा? तो बस यहाँ पर मैंने वो जो कहा था ना, दादाजी ने 20 लाख में प्रॉपर्टी खरीदा, इसे पहले हम आज की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो इंडेक्स कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की मदद से इसे हम आज की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। डन? बस यही काम करना हमने, बहुत सिंपल है। इसका भी एक छोटा सा फॉर्मेट है, आपको ध्यान रखना होगा। क्या? ये छोटा सा फॉर्मेट है बस। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वो लड़के ने कितने में प्रॉपर्टी को बेचा, और जब बेचते हो तो कोई बीच में ब्रोकर होता है ना, तो अगर कोई ऐसा बेचते वक्त कोई ट्रांसफर एक्सपेंस हुआ, कमीशन, ब्रोकरेज, वो माइनस कर दो, तो नेट आपके हाथ में कितना पैसा आया वो ढूंढ लो पहले। दादाजी ने कितने में प्रॉपर्टी खरीदा था?
उसे आज की वैल्यू में कन्वर्ट करके कितना वैल्यू आ रहा है वो लिखो। अगर दादाजी ने या आपने कोई इंप्रूवमेंट किया है तो उसका भी आज का वैल्यू कितना है वो लिखो, इसका टोटल ले लो। आपके हाथ में कितना पैसा आया, आपने खरीदा कितने में था उसका आज का वैल्यू, आपने इंप्रूवमेंट कितने का किया था, मतलब फ्लोर के ऊपर फ्लोर बढ़ा दिया, उसका आज का वैल्यू माइनस कर दो। गवर्नमेंट थोड़ा सा माफ भी करती है आपको, वो बोलती है खरीदा कितने में और इंप्रूवमेंट कितने में किया वो माइनस कर दो, आज की वैल्यू कितनी होती है उसकी। अरे 20 लाख इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद वैल्यू बढ़ेगी ना, तो गवर्नमेंट कहती है 20 लाख मत माइनस करो, ज्यादा माइनस करो, आज की वैल्यू में कन्वर्ट करके माइनस करो, तो जो वैल्यू आएगा इसके ऊपर आपको टैक्स भरना है। लेकिन अगर आपने इन 3 जगह पे इन्वेस्ट कर दिया तो आपको उतना माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है बस उसी पर टैक्स भरना है। हमारा काम है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करके देना है। डन। अच्छा, इनके अलावा भी कभी कभार क्वेश्चन बोल देता है ही इन्वेस्टेड 20 लाख इन एलिजिबल बॉन्ड्स। बोल रहे ना एलिजिबल बॉन्ड्स, एलिजिबल है तो फिर वो लिख के वो माइनस भी हो जाएगा। क्लियर है, समझा? चलो, तो हमें यही देखना सर, ये आज की वैल्यू कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इन दोनों का मैंने फॉर्मूला दे दिया। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में खरीदा, आज का इंडेक्स क्या है सर, ये कहां से मिलेगा, क्वेश्चन देगा, और जिस साल खरीदा था उसके इंडेक्स से डिवाइड कर दो, आज की वैल्यू मिल जाएगी। सर इंप्रूवमेंट का आज का वैल्यू कैसे करेंगे, कितने का इंप्रूवमेंट किया, आज का इंडेक्स क्या है, जिस साल आपने बेचा 24 25, और जिस साल इंप्रूवमेंट किया उस साल का इंडेक्स क्या है, डिवाइड कर दो, आपको आज की वैल्यू मिल जाएगी। बस यहाँ पे कुछ चीजें याद रखनी है। यहाँ पे दिख रहा है मैंने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखा है, यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, बट यहां पर मैंने लिखा है 2001-2 हमारा बेस ईयर है। अब वो सब मैंने बताया, आपके लिए फिलहाल रिवीजन में इतना जानना है, 2001-2 के पहले अगर प्रॉपर्टी कोई खरीदी हुई है 1998 1995 ऐसा कुछ, 2001-2 के पहले, तो आप उसका इंडेक्स बेस ईयर का ही लोगे, बेस ईयर मतलब 100। लेकिन यहां पर नहीं लिखा मैंने 2001-2, मतलब अगर 2001-2 के पहले कोई इंप्रूवमेंट किया है तो वो इग्नोर कर दो। डन। बस ये आपको बेसिक इतना पता होना चाहिए, आप ये सम इजीली सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करके आप 10 मार्क कमा सकते हो। Mr. Nilesh provide the following particulars of assets transferred by him during the previous year 31st March 25. You are required to compute his income from capital gain chargeable to tax. Assessment year obvious सी बात है, assessment year 25 26 है। सर ये क्या है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, छोड़ दो आगे। A residential house in Jaipur was purchased 1996 में, क्या कॉस्ट था उसका, 12 लाख। मैं फटाफट जाऊंगा वर्किंग नोट में, 1996 में खरीदा था और ये कितने का था, 12 लाख। सब धीरे धीरे समझ जाएगा क्या कर रहे हैं। चलो ये पार्ट तो हमारा हो गया। आगे फेयर मार्केट वैल्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, हमारे 20 ईयर 2001-2 में इस प्रॉपर्टी का भाव था 20 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू। ये था आपका परचेज वैल्यू, ये है आपका फेयर मार्केट वैल्यू, 20 लाख हो गया था। मैं गया वर्किंग नोट में, मैंने लिखा 2001-2 में ये प्रॉपर्टी का वैल्यू हो गया था 20 लाख। आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किया था, मैंने कहा है आपको 2001-2 के पहले अगर इम्प्रूवमेंट किया तो इग्नोर कर देना। ये 1-2 के पहले वाला इम्प्रूवमेंट है, ये इग्नोर। ये 2006, 7, 10, 11 और 13, 14 तीन इम्प्रूवमेंट है। ये 2001-2 के बाद का इम्प्रूवमेंट है, हाँ ये तीनों कंसीडर होंगे। तुम याद रखो 6, 7 का इम्प्रूवमेंट है,
3,66,000। याद रहेगा कौन से ईयर का है? 6-7 का। इम्प्रूवमेंट कितना है? तुम याद रखना 2010-11 का इम्प्रूवमेंट है 375,750। याद रहेगा। और तुम याद रखना 13-14 में इम्प्रूवमेंट कराया था 4,40,000। वैल्यू भूलना नहीं। और ये तो इग्नोर हो गया। चलो मेरा सबसे पहले सब वर्किंग नोट पहले 2006-7 3,66,000 का इम्प्रूवमेंट किया था। आगे 2010-11 में कितने का इम्प्रूवमेंट? 375,750 का इम्प्रूवमेंट किया। और उसके बाद 13-14 में कितने का इम्प्रूवमेंट? 4,40,000। सर आपने यहाँ पे क्यों लिखा? ये यहाँ पर क्यों नहीं लिखा? भाई आज की वैल्यू क्या है वो कन्वर्ट किए बिना मैं नहीं लिख सकता। ठीक है, चलो कैलकुलेशन बाद में करेंगे, अभी हमारा डिटेल फिल करना है। He sold the above house 15th March 2025 में बेचा 1,80,00,000 में। तो लो भाई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपके हाथ में, आपको कितना पैसे कितने में बेचा? 1,80,00,000 में आपने प्रॉपर्टी को बेचा। He incurred ट्रांसफर एक्सपेंस 2 लाख। तो भाई बेचते वक्त उसने 2 लाख का खर्चा भी किया, ब्रोकरेज दिया होगा। तो हाथ में पैसा कितना आया? 1,78,00,000। ये हो गया नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। चलो भाई ये पार्ट भी हो गया। आगे ही परचेज न्यू रेसिडेंट, पुराना घर बेच के नया घर खरीदा उदयपुर में 43 लाख, और वो भी 25 मार्च 2025 में ही खरीद लिया उसने। न्यू प्रॉपर्टी में खरीदा। न्यू प्रॉपर्टी अगर आपने खरीदा तो उतना आपका टैक्स बचेगा। तो 43 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया न्यू प्रॉपर्टी में। डन। और उसके बाद बोला है ही परचेज 3 इयर्स वाला रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स 15 लाख रुपए का उसी साल में खरीदा। तो 15 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिया उसने, इसमें नहीं इन्वेस्ट किया। और फिर उसके बाद में आपको इंडेक्स दे दिया 2001 तो हमारा बेस ईयर है, उसका इंडेक्स 100 होगा। डन। बाकी के ईयर का भी इंडेक्स दिया, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वो। बस ये देख लेना कि ये आपका बेस ईयर का इंडेक्स है और ये आप जिस साल बेच रहे हो उस साल का इंडेक्स है 363। तो ध्यान दो। अब आज की वैल्यू ढूंढते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर, इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर, तो भाई ट्रांसफर ईयर का इंडेक्स है 363। आप एग्जाम में जब भी कोई सम सॉल्व करो, प्रैक्टिस करते वक्त कोई भी सम सॉल्व करो, आप 363 से ही मल्टीप्लाई करने वाले हो, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी 24-25 में बिकी होगी, आपको ऐसा ही सम आने वाला है। अब रही बात इसका कॉस्ट कितना लेंगे, 12 लाख जितने में खरीदा था या फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो बड़ी अमाउंट है वो लोगे। तो बड़ी अमाउंट क्या है? 20 लाख। खरीदा था 2001-2 के पहले, इससे पहले। तो अगर इससे पहले खरीदा तो इंडेक्स आप 1-2 का लोगे विच इज 100। मुझे थोड़ा ना तुम्हारे कैलकुलेशन पे भरोसा नहीं आता जल्दी, तो मैं साथ में कैलकुलेट करूंगा। तो ये आ गया 20 लाख इंटू 363 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आया 72,60,000। तो मैंने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिख दिया 72,60,000। 3 इंप्रूवमेंट है, तीनों का टोटल करके लिखेंगे। याद रखना ये 6-7 है, 6-7 का इंडेक्स कितना है? 6-7 का इंडेक्स है 122, तो ये 122 से डिवाइड होगा। आगे
ये 1011 है, 1011 का इंडेक्स क्या है, 1011 का इंडेक्स 167 है, तो ये 167 से डिवाइड होगा। और 1314 का इंडेक्स क्या है 220, तो ये 220 से डिवाइड हो जाएगा। तो आज की वैल्यू मिल जाएगी कि भाई 2006-07 में जो आप 3,66,000 का खर्चा किए थे उसका आज का वैल्यू क्या है, तो 3,66,000 इंटू 363 डिवाइडेड बाय 122, तो ये 10,89,000 आ गया। आप बस मुझे बताना राइट है कि नहीं। आगे 375,750 इंटू 363 डिवाइडेड बाय 167, 81 नहीं 8,16,750, और तीसरा 4,40,000 इंटू 363 डिवाइडेड बाय 220, तो ये 7,26,000 आया। अब इन तीनों का टोटल कर देंगे, तो ये टोटल आ गया 26,31,750। चलो भाई इम्प्रूवमेंट देखो, अगर इसका टोटल किया जाए, ये 2006-07 में जो आपने 3,66,000 का खर्चा किया था उसका आज का वैल्यू है 10,89,000। वैसे ही इनका भी ढूंढा मैंने, टोटल आ गया 26,31,750, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मिला 26,31,750। आपको बेच के पैसा इतना मिला था, प्रॉपर्टी का परचेज और इम्प्रूवमेंट का इतना वैल्यू बना, दोनों का टोटल आ गया 98,91,750। डन। इतना बेच के पैसा आया, इतना खरीदने का प्राइस आज का और इम्प्रूवमेंट का माइनस कर दो, -178 लाख, तो आपके पास कैपिटल गेन आया 79,08,250। गवर्नमेंट इस पे टैक्स मांग रही थी, बट आपने ये दो जगह पे इन्वेस्ट कर दिया वो पैसा, तो 43 लाख प्लस 15 लाख इज 58 लाख। तो ये समझदार इंसान निकला, 58 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि इतने पे क्यों टैक्स भरूं, मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया उस पैसे को। तो 79,08,250 माइनस 58 लाख, तो 21,08,250, इसके ऊपर ये पर्सन टैक्स पे करेगा। डन। चलो इसी तरह से एक और सम देखते हैं। सॉल्व करने का तरीका वही होगा, ये स्ट्रक्चर आपको बना के रखना है, ये वर्किंग नोट आपको बना के रखना है, जाते ही जैसे आप कैपिटल गेन सॉल्व करने जा रहे हो ये बना के पहले ही रख देना, ठीक है। मिस रुचिता फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर 31 मार्च 25, रिक्वेस्ट कर रही है आपको उसका कैपिटल गेन कैलकुलेट करके दो, जस्ट इंफॉर्मेशन। शी हैड a residential house purchase 2000, मैंने बोला 2001-2 के पहले अगर खरीदा तो इंडेक्स हमारा 100 रहेगा, तो इसने तो उससे पहले खरीदा था 4 लाख में, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख है, कॉस्ट 4 लाख है और फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख है। ठीक है, तो अब ये 2001-2 के पहले खरीदा, तो अब तो हमें समझ में आ गया ना, ये डिवाइड बाय 100 होगा, और इन दोनों में से विच एवर इज हायर, तो 5 लाख लेने वाला हूं, और ये तो 363 से ही मल्टीप्लाई होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए हो गया। बी बोल रहे हैं इन ईयर 2012-13 फर्दर कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रूवमेंट कॉस्ट है 60,000, तो 12-13 में एक इम्प्रूवमेंट किया है 60,000 का, 12-13 इम्प्रूवमेंट किया है 60,000। अब ये मल्टीप्लाई तो 363 से होगा ना, और ये मालूम है ना क्या है, इम्प्रूवमेंट। डन। चलो आगे बढ़ते हैं फिर।
बी पार्ट भी हो गया। सी 10th May 24 हाउस वॉज सोल्ड 1,50,00,000 और ये बेचते वक्त आपका एक्सपेंडिचर आया है 5,000, तो 1,50,00,000 में बेचा तो आपके पास 1,50,00,000 में बेचा, 5,000 रुपए का खर्चा किया तो 1,49,95,000 आपके पास इन हैंड पैसा आया। देन उसके बाद बोल रहे हैं 13 दिसंबर 24 उसने एक नया घर खरीद लिया था 80 लाख, वेरी गुड, तो 80 लाख का री इन्वेस्टमेंट किया। और उसके बाद बोला है 55 लाख रुपीस एलिजिबल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है। वो तो नसीब आगे बोल दिया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड, अगर ना बोला होता तो समझ जाओ एलिजिबल बॉन्ड्स बोल दिया मतलब डिडक्शन मिलेगा। तो 55 लाख रुपीस और इन्वेस्ट किया इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स में। आगे देन बोला है कॉस्ट इन्फ्लेशन, ये तो बेस ईयर 100, ये जिस साल बेच रहे हो 363, आपने इंप्रूवमेंट 12-13 में किया था, उसका इंडेक्स 200 है तो ये इंडेक्स 200 है। हो गया हमारा सम, कैलकुलेट करो 5 लाख इंटू 363 डिवाइड बाय 100, 18,15,000 और ये आया 60,000 इंटू 363 डिवाइडेड बाय 200, 1,08,900, ये 18,15,000 परचेज का आज का प्राइस और ये 1,08,900 इंप्रूवमेंट का आज का प्राइस। ऐड करेंगे दोनों तो ये 19,23,900, बड़ा अच्छा खासा प्रॉपर्टी बिका है। माइनस कर देंगे 1,49,95,000 में से ये खर्चा, ओहो 1,30,71,100 आपने दो जगह इन्वेस्ट किया 80 लाख और 55 लाख, मतलब 1 करोड़, क्या बात है, ज्यादा आ रहा है ना, 1,35 लाख आ रहा है, जरा ध्यान देना। वैसे देखा जाए तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये टोटल आ रहा है 1,35 लाख, बट आपने कमाया सिर्फ 1,30,71,100। अगर आप ये माइनस करते हो इनकेस इसमें से, बराबर, तो ये तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। कैपिटल गेन कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अब क्या आप गवर्नमेंट से टैक्स मांगोगे? ये नेगेटिव नहीं होगा। मतलब भले आपने 1,35 लाख रुपीस, आपके पास पैसे पड़े होंगे, आपने और पैसा डाल के इन्वेस्ट कर दिया, अच्छी बात है, बट इससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिल सकता। भले आप इतने के लिए एलिजिबल हो, आपको सिर्फ 1,30,71,100 का डिडक्शन मिलेगा। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ अनिल। डन, नेगेटिव नहीं आएगा, ये नील हो सकता है। डन, आगे बस भरोसा करते रहो, सॉल्व करते रहो, इसी तरह से सम आएंगे। एग्जैक्ट 2 घंटे में आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, ये भी आपको श्योर है। ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल गेन तो आज खत्म कर देंगे हम। छह ही सम तो है बात, फटाफट सॉल्व होते हैं। चलो 2 सम तो हो ही जाएंगे, ठीक है। मिस्टर सूरज shares the information asset transfer by him in December 1993. He had inherited a resident house property from his father located in Goa. क्या बात है,
गोवा में प्रॉपर्टी खरीदी थी, किसने? फादर ने, और इनहेरिट हो गया इसको, मतलब पापा चल गए तो बेटे के नाम अपने आप हो जाएगा। His father had bought the property 1991 में 9,78,000 में। 1991 में कितने का था प्रॉपर्टी? 9 लाख। डन, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? 9,78,000, ठीक है। आगे, नवंबर 1996 मिस्टर, कौन है बे? सनी? सूरज है ये। सन्नी कहाँ से आ गया? सन्नी देओल आया है। सूरज ने 8,68,000 खर्चा किया था रिपेयर एंड रिनोवेशन, मतलब इम्प्रूवमेंट। और मैंने कहा था 2001-2 के पहले अगर इम्प्रूवमेंट है तो ये इग्नोर हो जाएगा, अच्छे से इग्नोर करते हैं हम। डन। आगे, फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी 2001 में था 25,35,000, तो फेयर मार्केट 25,35। हमें तो पता चल गया इन दोनों में ग्रेटर अमाउंट लेंगे हम, और ये 363 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्रॉपर्टी 2001-2 के पहले खरीदा तो इंडेक्स 100 ही होगा, बाद में करो कैलकुलेशन। ही सोल्ड दी प्रॉपर्टी 2024 में 3,95,00,000 में। क्या बात है। डन। 2% ब्रोकरेज पे किया था देसाई, जो रियल एस्टेट एजेंट है भाई, इसका 2%। पहले तो आपको कैलकुलेटर में 3,95,00,000 लिखना है, इसका 2% होता है 7,90,000। इतना तो ब्रोकरेज दे दिया उसने। माइनस करेंगे 3,95,00,000 में, तो ये नेट आपके पास पैसा बचा 3,87,10,000। ये नेट आपके पास पैसा आया। आउट ऑफ द सेल प्रोसीड ही इन्वेस्टेड द फॉलोइंग एसेट। परचेज किया था न्यू रेसिडेंशियल हाउस मलाड, गोवा छोड़ के साला मलाड में आया रहने। कितने में घर खरीदा? 80 लाख, और 2025 में ही खरीदा है, तो री इन्वेस्ट किया 80 लाख। उसके बाद इन्वेस्ट 3 इयर्स बॉन्ड्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI में 80 लाख, यहाँ पर भी इन्वेस्ट किया, तो 80 लाख NHAI में। उसके बाद बैलेंस अमाउंट वाज प्लेस्ड इन फिक्स्ड डिपॉजिट IDBI बैंक में। इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये तो तेरे को पकड़ के भी टैक्स लेंगे गवर्नमेंट। तो ये उसने बैलेंस जो भी पैसा बचा उससे हमको क्या लेना देना, हमें सिर्फ कैलकुलेट करके देना है टैक्स कितने पे लगेगा बस। ठीक है, 2001-2 का इंडेक्स हमें पता है 100, और 24-25 का इंडेक्स पता है 363, तो ये 2021-22 कहाँ आया है? 21-22 317, 21-22 ऐसा कुछ दिया ही नहीं इम्प्रूवमेंट हमें, बराबर ना? 2021-22 का कहीं पर भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये इंडेक्स ऐसे ही है, फालतू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज की वैल्यू निकालते हैं परचेज की, 25,35,000 इंटू 363 डिवाइडेड बाय 100, 92,02,050। थैंक यू। 92,02,050। इम्प्रूवमेंट तो भैया कुछ किया ही नहीं इस साल में, तो ये आपका 92,02,050 माइनस करेंगे तो 3,87,10,000 माइनस 92,02,050। तो इसके पास मोटा मोटा पैसा आया है टैक्सेबल 295,07,950, और इसने 80 1 करोड़ 60 लाख रुपए री इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, तो माइनस करेंगे 1,60,00,000। तो भाई जो बचा आपके पास, जो आपने FD कर दी थी, जो भी पैसा
आपका टैक्सेबल बनेगा 1,35,07,950। इसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। डन। चलो एक और सम लेते हैं फिर इसके रिलेटेड, बहुत छोटा सा सम है। मिस्टर अभिषेक परचेज अ हाउस प्रॉपर्टी 25,50,000 2001 में खरीदा था, मतलब 1-2 में खरीदा है, तो अच्छी बात है, उसका इंडेक्स भी 100 ही होने वाला है। 25,50,000। नेक्स्ट, he made further improvement of the property for the property या to the property 2015-16 and 18-19 में फर्स्ट फ्लोर बनाया, सेकंड फ्लोर बनाया, 15,50,000 और 7 लाख। 15,50,000 इम्प्रूवमेंट और 7 लाख। कौन से साल में इम्प्रूवमेंट किया था आपने? 15-16, 18-19। क्लियर? चलो इम्प्रूवमेंट किया है, मल्टीप्लीकेशन तो इसका 363 से होगा और उस पर्टिकुलर ईयर का इंडेक्स ले लेंगे। आगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25, 8 नवंबर 24 को ही सोल्ड दी प्रॉपर्टी, 3,75,00,000 में प्रॉपर्टी बेचा है। 3,75,00,000 में प्रॉपर्टी बेचा। ही पेड 2% ऑन सेल वैल्यू, ब्रोकरेज पे किया 2%। 3,75,00,000 इंटू 2%, 7,50,000। तो नेट इसके पास पैसा कितना आया? 3,67,50,000। डन। फिर उसके बाद बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू 2001 में था 26,25,000। 26,25,000, तो दोनों में से ग्रेटर अमाउंट 26,25,000, मल्टीप्लीकेशन 363 से होने वाला है। 2001 में खरीदा, फेयर मार्केट भी 2001 का है, वो तो 100 है। आगे देन बोला उसने इन्वेस्ट किया 80 लाख रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स में, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स में 80 लाख इन्वेस्ट कर दिया और ये दोनों इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। 15-16 और 18-19 का इंडेक्स है 254 एंड 280। 254, 280। डन। तो चलो पहले तो एक्विजिशन का वैल्यू निकालेंगे, 26,25,000 इंटू 363 डिवाइडेड बाय 100, 95,28,750। 15-16 का 15,50,000 इंटू 363 डिवाइडेड बाय 254, डेसिमल में आ रहा है 2215,157। डन। ये 18-19 7 लाख इंटू 363 डिवाइडेड बाय 280, 9,07,500। इन दोनों का टोटल यह आया 31,22,657। तो एक्विजिशन 95,28,750 और ये 31,22,657 दोनों ऐड करेंगे तो ये टोटल आ रहा है 1,26,51,407। ये माइनस करेंगे 3,67,50,000 में से,
तो आपका कैपिटल गेन वैसे तो आ रहा है 2,40,98,593, जिसमें से आपने सिर्फ 80 लाख री इन्वेस्ट किया, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,60,98,593। डन। चलो इसी के साथ हम आज का पार्ट खत्म करते हैं। रिमेनिंग पार्ट है जिसमें सैलरी, पीजीबीपी, इसका थोड़ा सा पार्ट और हाउस प्रॉपर्टी, वो इसमें कवर नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। चलो बाय बाय।